नमस्ते, हमारा नाम है केतकी चितय और स्वागत है आपका लेट्स टॉक विद केतकी चितय इस चैनल पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो नमस्ते जी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल पे आए, क्योंकि हम इस चैनल पे एपिलेप्सी के अलावा और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसेस के अलावा सारी बातें करते हैं, द मिसलेनियस स्टफ लाइक पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, करंट अफेयर्स, फिर जुडिशरी मोस्ट डेफिनेटली, टिनफॉल टेल्स, फिर फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के बारे में मैं क्यों बात नहीं करती, क्योंकि मेरा ये खुद का कहना है कि यदि एक चीज़ के बारे में यदि हमें ज्ञान ना हो तो उसके बारे में हमने बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में इतना सा भी ज्ञान नहीं है लिटरली, इसलिए मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करती। तो आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं? आज हम एक फिल्म रिव्यू कर रहे हैं। क्यों? क्या मैं फिल्म रिव्यू करती हूँ? कभी कभी, बट नॉट नेसेसरीली। मैं ज़्यादा फिल्म रिव्यूज़ या फिर इसमें पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे काम करना है। बट जोक्स अपार्ट, जब चंद महीनों पहले फरहान अख्तर ने अपने मूवी का नाम रिलीज़ किया था, डिक्लेयर किया था 120 बहादुर, तब हरियाणा में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि आप अपने फिल्म का नाम बदलिए और फिर टाइटल चेंज कीजिए और फिर रिलीज़ कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यों हुआ? चलो जानते हैं। हम बम्बई से हैं, हमें यदि कोई घाटी कहे तो हमें गुस्सा आता है, इंसल्टिंग फील होता है। क्यों? क्योंकि घाटी उन लोगों को कहा जाता है जो वेस्टर्न घाट्स पे रहते हैं। एग्जैक्टली हम कोंकण एरिया में आते हैं, तो हमें घाटी कहना गलत है। जैसे कि यूपी के लोगों को यदि आप भैया बुलाए तो वो इंसल्टिंग है, वो गलत है, क्योंकि भैया बिहारी होते हैं ना कि यूपी से। वैसे ही जो रजांगला में पूरी की पूरी 13 कुमायूं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी अहीर कम्युनिटी से भरी थी, और इसी की वजह से यदि आप 120 बहादुर ये नाम देते हैं तो अहीर कम्युनिटी को गुस्सा आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। क्योंकि आई मीन आजकल ये हुआ है कि हम बहादुर एसोसिएट करते हैं नेपाली लोगों के साथ या फिर गोरखा कम्युनिटी के साथ। हालांकि 1/8 गोरखा रेजिमेंट थी, लेकिन वो चुशुल एयर स्ट्रिप के पास थी। उनकी जो बटालियन थी 100/8 गोरखा राइफल्स, वो वहाँ पे थे। और यहाँ पे रजांगला घाट में केवल अहीर कम्युनिटी थी। लेकिन परंतु मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे अहीर भाइयों और बहनों, अच्छा हुआ उन्होंने अपना फिल्म का नाम नहीं बदला, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं बम्बई में रहने वाली हूँ, मैं बम्बई से हूँ, मैं एक मराठी मुलगी हूँ, मैं हरियाणा के आसपास भी नहीं रहती, ना ही मेरे कोई दोस्त अहीर कम्युनिटी से है। फिर भी मूवी देखते वक्त मेरा खून खौला। तो एक तरह से अच्छा हुआ कि, अच्छा नहीं कहूँगी, बट और ज़्यादा इंसल्ट होने से तो अच्छा है कि भाई 120 बहादुर ही रख लो, क्योंकि बहादुर का अर्थ हम वीर या जिसने वीरता दिखाई है ये भी हम ले सकते हैं, शूरवीर, तो उस हिसाब से ले लो।
अहीर कम्युनिटी का तो पूरे की पूरी इंसल्ट नहीं कर देते फरहान अख्तर। वीडियो की शुरुआत करें? चलो करते हैं। मुझे पता था कि फरहान अख्तर, क्योंकि वो एक लेफ्टिस्ट लिब्रांडो है, जिसे आजकल हम अर्बन नक्सलवादी कहलाते हैं, उन लोगों में से हैं। तो मुझे पता था कि फिल्म 100% तो सच नहीं होगी, लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी कि 100% ना सही, भले 1% तो सही हो। लेकिन आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड वाइल वॉचिंग द फिल्म बिकॉज वो 1% भी सच नहीं है, 0.01% सच बताया है। और वो सच क्या है? मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए जी। नॉर्मली फिल्म रिव्यू एक वीडियो में ख़त्म हो जाता है। 15 मिनट का रिव्यू होता है या फिर 20 मिनट का वीडियो होता है और वो ख़त्म हो जाता है, राइट। लेकिन इस फिल्म का रिव्यू हम 3 वीडियोस में करने वाले हैं, 3 अलग अलग 3 पार्ट्स में करने वाले हैं, क्योंकि ये घंटों चलने वाला रिव्यू है। इसमें आप इतिहास सीखने वाले हो, हल्का सा, ना कि पूरा। रेजांगला का पूरा इतिहास मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू मेक अ सीरीज रिगार्डिंग रेजांगला, सो डोंट वरी। हम शुरुआत करते हैं। हाँ जी, मैं बाकायदा, मैंने जैसे कहा, नोटबुक और पेन लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सच नहीं बताने वाले, इसलिए तभी के तभी मैं ये ना भूल जाऊं, पॉइंट्स ना भूल जाऊं। कभी कभी ऐसा होता है, राइट, कि हम मूवी देखते हैं और चंद मुद्दे भूल जाते हैं। तो ऐसे ना हो, तभी के तभी मैं लिख पाऊं, इसलिए मैं बाकायदा नोटबुक लेके गई थी। और इतने सारे पन्ने मेरे भरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं, राइट, कितने पन्ने हैं। बैक, फ्रंट एंड बैक भर गए हैं मुद्दों से। सो इमेजिन कीजिए कि कितनी गलत इन्फॉर्मेशन इस मूवी के द्वारा फरहान अख्तर ने दिखाई है। शुरुआत करते हैं रिव्यू से, या ओवरऑल फिल्म रिव्यू। इस फिल्म को मैं 10 में से 1 मार्क दूंगी। और वो 1 मार्क भी क्यों दूंगी, क्योंकि ये फिल्म बनाई है, एफर्ट्स डाले हैं, किसने उस पर काम किया है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है। स्पॉट बॉयज से लेके लाइटमैन तक सबने काम किया है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। उसकी वजह से मैं इसे 1 पॉइंट देने वाली हूँ। और हम जैसे ऑडियंस जिन्होंने पैसा खर्च करके टिकट खरीदी है, हम लोगों के लिए मैं और 0.5 मार्क दूंगी। सो 1.5 समझ लीजिए, हालांकि खाली 10 में से 1 ही मार्क दूंगी रिव्यू एज अ मूवी। कास्टिंग पे चलते हैं। कास्टिंग में मेजर शैतान सिंह का काम निभाने की कोशिश की है, ये मैं कहूँगी। फरहान अख्तर जी ने, मेजर शैतान सिंह शहीद हुए जब वो 37 इयर्स के थे। मेकअप और CGI आई थिंक की वजह से वो यंग दिख रहे हैं, ऑब्वियसली 37 के दिख रहे हैं वो, लेकिन क्या वो मेजर शैतान सिंह लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नायाब सूबेदार सूरजा राम, वो 35 इयर्स के थे, लेकिन जो भी उनका किरदार निभा रहा है, मैं एक्टर का नाम नहीं जानती, गूगल करना
चाहिए था एक्चुअली, मैंने गूगल करना चाहिए था, पर मैंने उतने एफर्ट्स नहीं डाले बिकॉज हमें मूवी के बारे में बात करनी है। तो क्या उनका काम, वो 35 के लग रहे थे, नहीं वो 40+ लग रहे थे इनफैक्ट, विच वॉज वियर्ड। 40+ लग रहे थे, वो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के लग रहे थे जो भी एक्टर है, 45-50 के लग रहे थे। उनका क्यों मेकअप नहीं किया गया? आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग पे आते हैं। एक्टिंग, मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने कहा पहले ही। फरहान अख्तर की एक्टिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट एक्टिंग लगी मुझे। लेकिन बाकी सब लोगों ने अब जी जान लगा के एक्टिंग, जो भी उनको बताया गया है उस हिसाब से एक्टर्स ने एक्टिंग की है। मैं खुद एक एक्टर हूँ तो मैं जानती हूँ, बहुत मतलब ऐसे बहुत टाइम होता है कि एज एन एक्टर हमें एक चीज़ करनी होती है हमारे मन के अनुसार, और लेकिन डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर का या फिर क्रिएटिव हेड्स और बाकी सारे जो लोग होते हैं उनको आपसे कुछ अलग उम्मीद रहती है, तो आपको उनकी बात माननी पड़ती है और वैसे ही एक्टिंग करनी पड़ती है। एक्टर्स के हाथ में, यदि आप ए लिस्ट एक्टर हो तो ही शायद आपके हाथ में कभी कभी उतनी पार रहती है कि आप जो चाहे उस हिसाब से एक्टिंग कर पाए, लेकिन बाकी सारे एक्टर्स को वो फ्रीडम नहीं रहती। आपको वही करना पड़ता है जो आपको कहा जाता है, और इसीलिए बाकी सारे एक्टर्स की एक्टिंग कहूँ तो आई वुड से यस, कि उन्होंने जितने एफर्ट्स वो डाल पाए 100% उन्होंने अपना दिया है, अपार्ट फ्रॉम फरहान अख्तर आई गेस। या कॉस्ट्यूम, वेल कॉस्ट्यूम क्या था? कॉस्ट्यूम मैंने तो सबको यूनिफॉर्म ही पहनना था, आर्मी यूनिफॉर्म, तो कॉस्ट्यूम में तो दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं ऑब्वियसली। जो भी विदाउट आर्मी जो भी सीन्स थे उसमें तो ट्रेडिशनल वेयर ही पहनना था, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए कॉस्ट्यूम्स वालों को आई वुड बी लाइक, वेल उनको काम नहीं था ज़्यादा, सो उन्होंने अपना 100% दिया है। सो कॉस्ट्यूम्स वो गुड, ऑन आई वोंट से ऑन पॉइंट, क्योंकि ब्रिगेडियर टी.एन. रायना जी के जो स्टार्स होने चाहिए थे वो वहाँ पे नहीं थे, फिर एच.एस. धिंगरा जी के स्ट्राइप, हम बाद में आते हैं, वो पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 के पे ही हम लोग फ़िलहाल फोकस करते हैं। सो या कॉस्ट्यूम्स वर ओके, हेयर एंड मेकअप यस ओके, मतलब या जैसे होना चाहिए था वैसे था, नॉट बैड। आगे बढ़ते हैं। प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट होता किस लिए है? लाइक प्रॉपर्टी या प्रॉप्स, इन्हें क्या, इसका मतलब क्या होता है? अब यदि बैकग्राउंड में कुछ ना हो तो फ्रेम खाली खाली सी लगती है। अब जब हम वीडियोस करते हैं, यूट्यूबर्स जो भी है वो वीडियो करते हैं, तब बैकग्राउंड में भले ही कुछ ना हो तो चल जाता है, खाली एक वाइट वॉल हो चल जाता है। लेकिन मैं जानबूझ के मैंने ये इस साइड लोकेशन यूज़ किया है और ना कि हमेशा वाला मेरी जो ऑफ वाइट दीवार होती है वो चूज़ की, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा समझा पाऊँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेप्थ,
क्योंकि ये मेरे पीछे है, उसके पीछे बैकग्राउंड में आपको और भी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो आपको समझ में आ रहा है कि पीछे की दीवार से मैं कितने आगे हूँ, राइट। तो एक फ्रेम की आपको डेप्थ नज़र आ रही है, ऊपर का ये सीलिंग आपको नज़र आ रहा है, हाँ मुझे हाथ पीछे लेके जाना पड़ेगा, ये सीलिंग नज़र आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 3D आपको समझ में आ रहा है। पीछे कुशन्स है तो आपको वो भी समझ आ रहा है, और पीछे पर्स या फिर फोटो फ्रेम भगवान सभी है, तो फ्रेम हमारी वैसे मेरे शोल्डर के नीचे यदि आप देखें तो फ्रेम कुछ ना कुछ भरी है। शोल्डर के ऊपर ये फ्रेम ऑफ वाइट कलर की है और सीलिंग वाइट कलर का है। तो ये जो पीछे की सारी जो चीज़ें होती हैं इसे प्रॉपर्टी कहा जाता है, ताकि एक डेप्थ या फिर फ्रेम भरना, जिसे हम इंडस्ट्री में कहते हैं, ऐसे इनफॉर्मल ये टर्म है, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का वो काम होता है। क्या उन्होंने अपना काम अच्छे से निभाया है? बिल्कुल नहीं। फिल्म में एक मार्केट दिखाया है, गली में एक मार्केट है और वहाँ पे लोकल्स चीज़ें बेच रहे हैं। एक ऐसा शॉप दिखाया है जहाँ पे जो कश्मीरी कारपेट्स होते हैं, जो हमें अमेज़ॉन पे मशीन मेड सिंथेटिक कारपेट्स नज़र आते हैं, वो टंगे हुए दिख रहे हैं बेचने के लिए। रेजांगला में ऐसा कुछ नहीं था, रेजांगला में टिबेटियंस रहते थे, ना कि कश्मीरी लोग। कश्मीरी आ गए वेस्ट में, लाइक नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ कश्मीर। रेजांगला आया नॉर्थ ईस्ट में, तिब्बत के पास, चाइना के पास। वहाँ पे कारपेट्स या फिर स्टूल लकड़ी के ये सब नहीं बेचा जाता था, और 1962 में तो बिल्कुल नहीं। लाइक कुछ रिसर्च करना छोड़िए, कुछ एफर्ट्स भी नहीं लिए प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने कि वहाँ पे क्या हो सकता है। थोड़ा गूगल तो करे, उतना तक नहीं किया है। एआई को भी नहीं पूछा है। आई एम अगेंस्ट एआई, बट स्टिल उतना तक नहीं किया है वो लोग ने। आई वॉज अमेज्ड बाय इट, सीरियसली। आगे बढ़ते हैं हम डीओपी और कैमरा पर्सन। डीओपी यानी क्या? डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। वो देखते हैं कि कैसे एंगल्स लगाने हैं, क्या कलर स्कीम, और कैमरा पर्सन। जिस गली के बारे में मैंने अभी बात की, उसी गली का एक लॉन्ग शॉट है, उसी गली में एक लॉन्ग शॉट है। और वो शूट करने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो मूविंग है, एक्टर के साथ साथ कैमरा मूव हो रहा है, तो एक रिग होती है जो कैमरामैन अपने ऊपर चढ़ा के पकड़ते हैं, और वो रिग हल्की नहीं होती, वो मेरे वज़न से भी ज़्यादा होगी। और ऐसे ऑपरेट, स्टेडी कैमरा ऑपरेट करना ऐसे रिग लेके, इट्स नॉट इजी। और इतनी छोटी सी गली दिखाई है, लाइक लिटरली केवल 2 लोग चल सके, इतनी छोटी गली दिखाई है। तो कैमरा एंड डीओपी, अमेजिंग वर्क, अमेजिंग वर्क। पोस्ट प्रोडक्शन पे आते हैं अब। ओके, स्टोरी जैसे कि मैंने पहले ही कहा, 0.01% सच है, बाकी सब झूठ है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ही गलत उन्होंने लिया है, दिखाया है। बर्फ़ दिखाई ही नहीं है। स्टोरी की शुरुआत 15 नवंबर से होती है, तो बर्फ़ दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे अक्टूबर से ही रेजांगला में बर्फ़ शुरू हो जाती है। और यदि आप तेरा कुमायूं
वॉर डायरी, जो बाकायदा उस वक्त वहाँ पे जो मौजूद लोग रहते हैं, किसी भी युद्ध की बात करें तो वो एक डायरी मेंटेन करते हैं। एक किसी को वो डायरी लिखने की जिम्मेदारी दी जाती है कि एक जर्नल लिखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और 13 कुमायूं बटालियन जो थी, उनकी जो ऑथराइज्ड डायरी है उसमें भी ये दिखाया है। और यदि आप गूगल पे भी जाके देखें कि स्नोफॉल कब होता है तो आपको पता चलेगा कि नवंबर में पूरा का पूरा रीजन बर्फ से भरा रहता है। इतना ज़्यादा बर्फ रहता है कि पहाड़ सफ़ेद, बस सफ़ेदी, हर जगह बर्फ और सफ़ेदी नज़र आती है। एक झाड़ नहीं है वहाँ पे, तो केवल सफ़ेद ही सफ़ेद, वाइट, फ्रोज़न वाइट। और इतना फ्रीज हो चुका है बर्फ कि जो सूर्य प्रकाश जो हम कहते हैं, सूरज की रोशनी, वो रिफ्लेक्ट होके आंखों में चली जाती है। तो इसलिए स्नो गॉगल्स पहनना ज़रूरी पड़ता है। और शायद इनको एक्टर्स के चेहरे दिखाने थे, खुद का चेहरा दिखाना था, इसलिए उन्होंने बर्फ ही नहीं दिखाई है। क्योंकि बर्फ दिखाते तो स्नो गॉगल्स पहनने पड़ते, तो चेहरा नहीं दिखता। तो यहीं पे वो सबसे पहला झूठ स्टार्ट होता है। बर्फ ही नहीं दिखाई है। राजस्थान में जाके शूट कर रहे हैं कि तिब्बत के पास जाके शूट कर रहे हैं। आप रजांगला में हैं, ना कि जयपुर उदयपुर में, ना ही वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र के, कि जहाँ पे आप एक्चुअली वेस्टर्न घाट भी ब्राउन नहीं है कलर में, वहाँ के भी पत्थर वैसे ब्राउन नहीं है जैसे ब्राउन दिखाया है। सो आप बाकी फिल्म्स के लिए देश के बाहर जाके आप शूट कर सकते हैं ना। वैसे ही आप ये फिल्म किसी और देश में जाके शूट क्यों नहीं कर पाए, जहाँ पे बर्फ गिर रही हो या बर्फ हो रही हो, वहाँ पे जाके शूट क्यों नहीं किया। ऑब्वियसली आपको ऑफिशियल और ओरिजिनल लोकेशन तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी और अपने बॉर्डर लाइन पे ही है, तो वहाँ पे जाके आपको शूटिंग की परमिशन ही नहीं मिलेगी। लेकिन आप कहीं और जाके भी तो शूट कर सकते थे। ये सबसे बड़ा झूठ है। आगे बढ़ते हैं, नरेशन के ऊपर जाते हैं। अब नरेशन की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में। तो कहीं पे हमें लगता है कि शायद पूरी फिल्म में नरेशन वही करेंगे, और उसी उम्मीद से वो सुनने के बाद, उनकी आवाज़ सुनने के बाद हमें लगता है ओके, तो पूरी फिल्म में सूत्रधार का काम करेंगे अमिताभ बच्चन जी। तो शायद हमारी हल्की सी उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन तुरंत ही उम्मीद छोड़नी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जितना नरेशन उन्होंने किया उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। सारा का सारा नरेशन सूत्रधार टाइप काम करते हैं, जिन्होंने सिपाही, रेडियो ऑपरेटर सिपाही रामचंद्र जी का रोल किया है, वही सूत्रधार बन जाते हैं। और ये दूसरा झूठ निकला कि रेडियो ऑपरेटर सिपाही रामचंद्र ये अकेले वहाँ पे सर्वाइवर थे, ऐसे दिखाया है, या फिर ऐसा हमें महसूस करवाया गया है ऑडियंस को, क्योंकि क्रेडिट्स देखने तो ऑडियंस रुकती नहीं है। जो मूवी चल रही है, मूवी में यदि आप दिखाओ तो ही ऑडियंस रुकेगी। एक बार टाइटल चालू हो जाते तो ऑडियंस उठ के निकल जाती है, तो आगे क्या हुआ वो देखती नहीं है ऑडियंस। तो ऐसा महसूस करवाया गया है कि केवल रेडियो ऑपरेटर सिपाही रामचंद्र ही अकेले सर्वाइवर जिंदा रहे, बाकी सारे के सारे शहीद हो गए। ना जी,
6 लोग सर्वाइवर्स थे। ये है पार्ट 1। यहीं पे हम पार्ट 1 ख़त्म करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम मूवी की स्टोरी पे आने वाले हैं और पार्ट 3 भी मूवी के स्टोरी पे होने वाला है। आप समझ सकते हैं राइट कि ये रिव्यू नहीं, ये एक्चुअली मैं पॉइंट टू पॉइंट इस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ, उसको तोड़ते जा रही हूँ मैं। और आप तक केवल मूवी के बारे में जो सच्चाई है उतना ही बताने वाली हूँ। रज़ांगला का पूरा इतिहास मैं एक अलग सी सीरीज़ बनाने वाली हूँ, उसमें मैं दिखाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 के लिए आपको नेक्स्ट संडे तक रुकना नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। हम जल्द ही एक 3-4 दिन में वो अपलोड करेंगे पार्ट 2, और ऐसे ही पार्ट 3 भी किया जाएगा। तो इस हफ्ते में ही आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसी पे हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और क्योंकि हम रज़ांगला की बात कर रहे हैं, अहीरों की बात कर रहे हैं, इसीलिए दादा किशन की जय।